नमस्कार। तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। पिछले के लेक्चर में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कवर कर लिया था। आज बात है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। आमतौर पर जब भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा होता हूं तो मेरी ऊर्जा में थोड़ी सी कमी रहती ही है, लेकिन शायद आज वो कमी आपको महसूस भी हो जाए, क्योंकि आज 11 सितंबर है, जो कि मेरे जीवन का एक ख़राब दिनों में से एक है। मैं रेफरेंस दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, आपको बताऊंगा कि ये दिन क्यों ख़राब है मेरे लिए। ख़राब नहीं है, वो तो प्रकृति का नियम है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता है हार नहीं मानूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत अच्छे कवि थे, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। कविता मुझे याद नहीं है, इसलिए मुझे अपने लैपटॉप का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि ये कविता मेरे साथ साथ आपको भी कुछ सिखाएगी। मैं जब भी अपने जीवन में हताश होता हूँ, निराश होता हूँ, तो मैं किताबों और कविताओं के सहारे अपने आप को बैक करता हूँ, खड़ा करता हूँ। कविता कुछ यूँ है कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जब भी आप थकें, निराश हों, कहानियाँ पढ़ें, कविताएं पढ़ें, उनसे शक्ति मिलती है। तो आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सबसे पहले तो ये हमारा मोशन स्टार्ट हुआ है और मोशन में हमने लगभग शायद 11 लेक्चर कर लिए हैं हम। आज हमारा 12वां लेक्चर होगा। 12वें लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। अगर मुझे एक पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है तो जाने के तो हजारों रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसकी जो लंबाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताने वाला है? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सबसे पहले तो ग्राफ क्या करता है? दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेट करता है। तो अब ये ग्राफ कौन से क्वांटिटी को रिलेट करने वाला है भाई? डिस्प्लेसमेंट को और टाइम को। यानी कि इस पूरे लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज होता है तो उसके ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे, उसका ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहला केस तो होगा कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? बॉडी एट रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? तो मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ पॉइंट ओ से, और यहाँ पर हैं मेरे मित्र हीरालाल। मेरे मित्र हीरालाल यहाँ से 5 मीटर दूर हैं, ठीक है, यहाँ से 5 मीटर दूर हैं। मैं किसी भी वक्त पर देखता हूँ, मैं किसी भी टाइम पर देखता हूँ हीरालाल यहीं रह रहे हैं। चाहे आप टाइम 0 पर देखो, टाइम 2 सेकेंड्स पर देखो, 4 पर देखो, 6 पर देखो, 8 पर देखो, 10 पर देखो, किसी भी टाइम पर हम देख रहे हैं तो हीरालाल हमसे कितना दूर हैं? 5 मीटर। तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो हम पहले वो टेबल बना लें। कौन सा टेबल?
डिस्प्लेसमेंट और टाइम का टेबल, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का टेबल। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर, और टाइम को सेकंड। तो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट है, सबसे छोटा रास्ता, तो यहाँ से यहाँ का सबसे छोटा रास्ता एक स्ट्रेट लाइन में होगा और ये स्ट्रेट लाइन का लेंथ है 5 मीटर। तो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड्स है तो भी डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। जब टाइम 4 सेकेंड है तो भी डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। जब टाइम 6 सेकेंड है तो भी 5 मीटर। 8 सेकेंड है तो भी 5 मीटर। 10, 12 जो भी है उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 मीटर है। तो ये ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं भाई, ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो मैं तो सबसे पहले आपको बोल दूं कि चलो भाई इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, और ये क्या है, टाइम एक्सिस। ऊपर डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम। ये है ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0। पहले हम टाइम एक्सिस को पे पॉइंट डाल लेते हैं। तो टाइम एक्सिस पे क्या क्या है, 0, 2, 4, 6, 8। तो कर लेते हैं भाई, ये तो 0 हो गया, ये 2, 4, 6 और 8, 2-2 का इंटरवल, 2-2 सेकेंड का इंटरवल हमने ले लिया है। ये है सेकेंड टाइम की यूनिट और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को भी प्लॉट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट को भी प्लॉट कर लिया। चलो, तो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। टेबल के हिसाब से आते हैं, जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड्स फिर डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 मीटर। तो जब टाइम 2 सेकेंड्स है तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, 5 मीटर, यानी कि ये पॉइंट। जब टाइम 4 सेकेंड है यानी कि 4 सेकेंड के बाद भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। 6 सेकेंड के बाद भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये भी है 5 मीटर। 8 सेकेंड्स के बाद भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये भी होगा 5 मीटर। अब इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ लेते हैं। जब हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ लेंगे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। ये कब का होगा, जब बॉडी रेस्ट में है। सही है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कब, जब बॉडी रेस्ट में है। फिर इसमें बात आती है कि अब स्लोप क्या देगा। मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है, सब कुछ बता रखा हूं। बात आती है कि इसमें ये जो स्लोप है, अभी स्लोप कितना है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, तो इस बात को हम लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives the velocity of the body। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, किसी बॉडी का वेलोसिटी देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था, स्पीड देता था, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता था और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड क्यों और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी क्यों? बात ऐसा है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस स्केलर है तो वो भी एक स्केलर क्वांटिटी देगा जो कि स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी देगा जो कि वेलोसिटी है। सही है, इसको आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं हम। चलो भाई
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। अगला पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट होगा बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई दिक्कत है तो आप पीछे के लेक्चर पे जाइए, वहाँ पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझिए, फिर हम यहाँ ग्राफ की बातें करेंगे। ठीक है, हाँ फिर भी एक बार और मैं समझा देता हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सही है। चलो तो मान लेते हैं कि ये हमारा रोड, ये हमारे कुछ नहीं, ये है हमारा रोड जो कि टेढ़ा हो चुका है। तो ये है एक रोड। इस रोड पर यहाँ पर है हीरालाल टाइम 0 पर यहाँ है। कुछ 2 सेकेंड के बाद हीरालाल यहाँ आ जाते हैं, फिर 4 सेकेंड के बाद हीरालाल यहाँ आते हैं, 6 सेकेंड के बाद हीरालाल यहाँ आते हैं। पहले 2 सेकेंड में हीरालाल ने कवर करा 5 मीटर, अगले 2 सेकेंड में भी 5 मीटर, इसके बाद भी 5 मीटर। ठीक है, तो हर 2 सेकेंड में हीरालाल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। लेकिन आप ये डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हो, ये तो डिस्टेंस भी हो सकता है। मैं क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे या फिर रेक्टिलिनियर मोशन करे और उसका डायरेक्शन चेंज ना हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। तो अभी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है, अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही है, तो सीधा डायरेक्शन भी सेम और डिस्टेंस भी सेम, तो हुआ ना डिस्प्लेसमेंट सेम। ठीक है, चलो अब मैं टेबल बना लेता हूँ। टेबल कैसे बनाएंगे भाई, तो इधर होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट और इधर होगा हमारा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड। जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 2 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 5। जब टाइम 4 सेकेंड, यहाँ से 4 सेकेंड बाद हीरालाल यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 + 5 यानी कि 10। 4 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 10। 6 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ से 6 सेकेंड बाद हीरालाल यहाँ पहुँचे तो 6 सेकेंड बाद यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, तो 5 + 5 + 5 यानी कि 15 मीटर। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, हम यहाँ से देख रहे हैं कि टाइम के गुजरने के साथ हीरालाल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसी का। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं हीरालाल जी तो इनका ग्राफ कैसा होगा। तो इधर मैं डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस जो कि मीटर में होगी, और मैं इधर टाइम एक्सिस ले लेता हूँ जो कि सेकेंड में होगी। ये है हमारा ओरिजिन क्या होता है भाई, 0,0। इधर क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10। और डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है, 0, 5, 10, 15। तो 0 तो ये हो गया, यहाँ मैं 5 ले लूँ, इधर मैं 10 ले लूँ, इधर मैं 15 ले लूँ और यहाँ 20 ले लूँ। चलो, तो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। टाइम 0 पे हीरालाल यहीं है, कहीं नहीं गए। इसका मतलब जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, यानी कि ये वाला पॉइंट।
जब टाइम 2 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। जब टाइम 2 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। जब टाइम 4 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 10। जब टाइम 4 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई 10 सेकेंड्स है। मतलब ये वाला पॉइंट, इसमें ये वाला पॉइंट। जब टाइम 6 सेकेंड्स है, जब टाइम 6 सेकेंड्स है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब टाइम 8 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर। जब टाइम 8 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर। अब अपना ग्राफ बनाने का फंडा क्या था कि ये जो भी हमारा पॉइंट मिला है इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ दें। क्या कर दें भाई, जोड़ दें। जो ही हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकल कर आ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है ग्राफ को प्लॉट करने का। आपको कोई भी दो क्वांटिटी को रिलेट करना हो, आप उनका टेबल बनाओ और ग्राफ ऐसे प्लॉट कर लो। सही है, आगे बढ़ें। चलो, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हम देखें कि भाई साहब इसका भी तो कुछ स्लोप है, देखो ना ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कुछ इंक्लाइंड है, तो इसका स्लोप कितना है और वो स्लोप हमें क्या बताएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, बोलो ना, वेलोसिटी बताता है। बहुत बढ़िया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताया, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अरे कुछ नहीं, स्लोप निकाल दो। लेकिन कैसे, स्लोप कैसे निकालें ये तो बताओ। चलो ये भी बता देता हूँ, स्लोप कैसे निकालें, कैसे कैसे कैसे। तो मैं इसको टेबल को इरेज करता हूँ और फिर इधर कर लेता हूँ। चलो भाई, आपका मेरा साथ इतने ही वक्त का था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, अगर y और x है होता तो x एक्सिस से कितना एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल, जिस एंगल पर इंक्लाइंड है उसका टेंजेंट, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस एंगल पर ये इंक्लाइंड है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस और इसे एंटी क्लॉकवाइज में जिस एंगल पर इंक्लाइंड है उसका टेंजेंट। लेकिन हमें टेंजेंट तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, अब परपेंडिकुलर और बेस तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइंड होते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर मेरे को वो दिखाओ परपेंडिकुलर, फिर आप मेरे को बेस दिखाओ। समझ आ रहा है। तो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल सोचो, परपेंडिकुलर वगैरह भाड़ में जाए, अपने को नहीं मतलब। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। तो मेरे को देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मेरे को ये भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मेरे को ये भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मेरे को ये भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल लें, कौन सा ट्रायंगल लें, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, सबसे आंसर सेम ही आने वाला है। क्योंकि हम ग्राफ किसका बनाए हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो इस पूरे रास्ते में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म होने का मतलब वेलोसिटी सेम होगी पूरे रास्ते में, यहां से लेके यहां तक पूरे रास्ते में वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। समझ आ रहा है। तो आप कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो मन बोल कर ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूं ये वाला, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला। चलो आपकी मर्जी, आप चाहो तो सारे ट्रायंगल बनाओ, सोचो और सबसे करके देखो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल कहाँ है, ये वाला थीटा है। तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, मैं आपको बता रखा हूं। और थीटा के साथ वाला क्या होता है, बेस। तो मेरे को पहले तो परपेंडिकुलर का लेंथ बताओ। ये परपेंडिकुलर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो यहाँ से यहाँ, यानी कि 15 मीटर डिवाइडेड बाई बेस। बेस कितना है, ये वाला, ये बेस का लेंथ कितना है, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो 3 5 are 15 एंड 3 2 are 16, यानी कि
2.5 मीटर पर सेकेंड। और ये स्लोप क्या देता है हमें? वेलोसिटी देता है भैया। तो वेलोसिटी कितनी हुई? 2.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब ये हीरालाल मूव किधर कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में दिखाने के लिए ना तो हमें कोई एक्सिस है ना कुछ भी, तो हम क्या बोल देंगे कि ये डायरेक्शन। समझ आ रहा है? चलो बढ़िया। तो मैं एक बार टाइम देख लूँ कितना हो चुका है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यू करना है लेक्चर को कि नहीं। तो भाई टाइम तो हो चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ है लेक्चर, उसको हम करेंगे अगले क्लास में। लेकिन रेफरेंस देना बाकी रह गया था 11 सितंबर का। तो बात कुछ यूँ है कि पिछले वर्ष 11 सितंबर को हमने अपने घर के एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति, जो मेरे बाबा थे, मेरे दादाजी थे, उनको हमने खो दिया था। वो वक्त बहुत गंभीर था, बहुत कष्टदायक था। जब भी हम याद करते हैं उस वक्त को तो वो वक्त हमें झकझोर देती है। काफ़ी लर्निंग, काफ़ी टीचिंग्स हैं इन चीज़ों की। जीवन में आप जब भी कुछ कर रहे होते हो तो प्रकृति हमें कुछ ना कुछ सिखा देती है। जीवन में आपके अंदर अहंकार का थोड़ा सा रेशा भी समा रहा होता है तो प्रकृति आपको कुछ ऐसा टीचिंग, ऐसा लर्निंग, ऐसा लेसन देती है ना कि आप वहाँ से फिर आंखें खुल जाती हैं आपकी। हम किसके लिए कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सुबह से लेकर शाम किसके लिए कर दे रहे हैं, इतनी खटाई किस चीज़ की, इतना मेहनत, इतना काम किसके लिए, ये चीज़ें आंखें खोल देती हैं। उस दिन हमारी आंखें भी खुल गई थीं कि अपने साथ रहने वाला कोई नहीं है। आज हमारे माँ, पिताजी, भाई, बहन, हर किसी को किसी न किसी दिन छोड़ के चले जाना है। और मैच्योरिटी तब आती है जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हो। अभी हो सकता है कि आपको हंसी आए, आपको मज़ा आए, क्योंकि आप इस बारे में सोच ही नहीं रहे हो। लेकिन जब मेरे बाबा इस दुनिया को छोड़ के गए, इससे पहले मेरे छोटे बाबा 2019 में हमें छोड़ के गए थे, तो ये चीज़ें जो ये लगातार हुई, 19 में एक बार हमने देखा, 24 में हमने एक बार देखा, जब ये चीज़ें रिपीट होने लगती हैं ना, लगता है अरे मेरे छोटे बाबा गए थे छोड़ गए, अभी मेरे बाबा छोड़ के चले गए, तो वो चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। फिर लगता है अरे नहीं, धीरे धीरे सबको छोड़ के ही चले जाना है। कहने की बात बस ये है कि आप जितना भी वक्त किसी के साथ हो, अपने घर वालों के साथ हो, अपने ज्येष्ठ जनों के साथ हो, हमेशा खुश रखो, उनको खुश रखो, खुद खुश रहो। सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट करना, कि अपने ज्येष्ठ जनों का आदर किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि एट द एंड यही होने वाला है कि या तो वो हमें छोड़ के चले जाएंगे या हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। तो जब तक हैं खुश रहें, मज़े से रहें, पूरी इज्जत दें। अभी हम जिस एज में हैं उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम दुनिया को अपने नज़रिए से देखने लग जाते हैं। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। पापा कुछ सजेशन देते हैं, दादाजी कुछ कहते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, ये लोग ओल्ड फैशन है, इनको क्या ही पता है अभी जेन जी के बारे में। हाँ सही है, हम जेन जी हो सकते हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस हमसे कहीं ज़्यादा है। जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि अरे नहीं, पापा सही कहते थे, दादाजी सही कहते थे। उस वक्त एहसास होता है इन चीज़ों का कि रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।